हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th के मैथ पेपर पर, जो कि हमने upmsp.in गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इसको आज हम पूरा हल कराने वाले हैं। इस बेस पर ही आपका 2024 में मैथ का पेपर आने वाला है क्लास 10th में। तो आप बढ़िया तरीके से इसका अभ्यास करें और देखिए इसे हम किस तरीके से हल करें और कम से कम समय में हल करें, जिससे हम अपना अच्छा से अच्छा पूरा स्कोर प्राप्त कर सकें। लगभग हमें टारगेट लेके चलना है 95 प्लस का ही, ठीक है। तो इसमें हम पूरे पेपर को हल कराने वाले हैं। और आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बेटा, सत्र 2023-2024 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र क्लास 10 मैथ, ठीक है ना। तो मैथ का पूरा पेपर हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक 70 रहने वाला है। यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उसमें से 70 नंबर का ही हल करना है, ठीक है ना। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में से पहले के जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को पेपर पढ़ने का समय दिया गया है, जिससे वो पूरे पेपर को पढ़ लें और पेपर को पढ़ने के बाद वो देखें कि पेपर उसके हिसाब से इजी या टफ है, उसके अनुसार पेपर को हल करना शुरू करें, जिससे हमें आइडिया रहेगा कि हम 3 घंटे में अपने पेपर को बेहतर से बेहतर कैसे कर पाए, ठीक है। चलिए आगे। तो देखिए इसमें सामान्य कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। किस पर देने हैं? OMR शीट पर, ठीक है। तो OMR शीट पर देना है। OMR शीट पर आपको एक बार उत्तर देने पर उसके बाद कोई काट पीस नहीं करनी है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है, ना ही वाइटनर का प्रयोग करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी OMR शीट चेक होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरे खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं, ठीक है। यानी कि आपका टोटल पूर्णांक 70 का है, जिसमें से 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय 20 प्रश्न है। उसके बाद जो है वो लिखित परीक्षा है, जो कि आपको उत्तर पुस्तिका में 50 नंबर का पेपर हल करना है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने गए, ठीक है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से पेपर को हल करना है और अंत तक हमें क्रम वाइज क्वेश्चनों को हल करते जाना है, जिससे हम 100 नंबर लाने की पूरी कोशिश में हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। जैसे कि आपका खंड अ शुरू हो चुका है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 20। इन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम हल कराने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एलसीएम कितना है 60, एचसीएफ कितना है 3 और एक संख्या इतनी दे रखी है, तो दूसरी संख्या पूछी है, ठीक है ना। तो हमारा सूत्र क्या होता था? पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है बेटा? 12। दूसरी संख्या हमको निकालनी है बेटा, ठीक है। दूसरी संख्या निकालनी है। एलसीएम हमको कितना दे रखा है बेटा? 60, तो यहाँ 60 रख देंगे। एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा? 3। 12 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, ठीक है ना। सॉरी 12 से 5 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 12 से 5 बार। 12 5 60 होते हैं। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी कितनी? 5 15। यही आपका आंसर है बेटा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? सेकंड। अब जब वहां OMR शीट फिल करनी होगी तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया होगा
उसके सामने इस तरीके से 4 राउंड दिए होंगे, ए बी सी और डी। तो हमारे पहले क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही है? सेकंड। तो सेकंड वाले गोले को यानी बी वाले गोले को हम पूरी तरह से इस तरीके से फिल कर देंगे बेटा, ठीक है। इस तरीके से पूरा फिल करना है, कहीं भी रहना जाए, ठीक है। इस तरीके से फिलअप करके आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है, एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें थोड़ा सा लॉजिक होता है, उस लॉजिक को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। तो देखो इसमें क्या कहा है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या मान लीजिए हमारी क्या होगी, 2, कोई भी संख्या ले सकते हैं परमेय में। अपरमेय संख्या हमारी क्या होगी बेटा, अपरमेय संख्या हमारी होगी मान लीजिए 5√3। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 10√3। ये आपकी परमेय संख्या है और ये आपकी अपरमेय। जब इसका गुणा करते हैं तो क्या आती है बेटा, एक अपरमेय संख्या आती है। क्या आती है, अपरमेय संख्या आती है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में दोनों गुणों पर सदैव क्या रहने वाला है, एक अपरमेय संख्या रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और के हल होंगे। तो देखो किन्हीं दो रेखाओं या दो समीकरणों को हल करने के लिए मैं शर्त बताई थी कि उसके कितने हल होंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, a1x b1y c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 हो, तब मैंने बताया था पहली कंडीशन क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा भाई, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरी कंडीशन में मैंने बताया था a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो कितने हल होंगे बेटा, अनेक हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे, अनेक या अनंत, ठीक है, ये दोनों बोल सकते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी क्या थी बेटा, a1/a2, ठीक है, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है बेटा। तो पहला जो समीकरण है x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0। तो यहाँ पे क्या होगी 1, तो यहाँ पे देखें 1/4, यहाँ से 2/4, 2/8, और यहाँ पर देखें तो -5y - 20। तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ भी 1/4 और यहाँ से भी ये कट जाएगा कितने, 4 बार, माइनस से माइनस कट जाएगी तो 1/4। तो यहाँ पर देखा तीनों कंडीशन कैसी आ रही है, 1/4, 1/4, यानी कि हमारी ये कंडीशन अप्लाइड हो रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसके लिए क्या है, अनेक या अनंत हल। तो क्या होगा, केवल अद्वितीय हल गलत हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, ठीक है। तो जल्दी से इसे हल कर लीजिए या वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें प्रैक्टिस करनी है और सही तरीके से उसका कम से कम शब्दों में जवाब देना है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर 5 और 8 से फल प्राप्त होता है। तो देखिए भाई हमने पढ़ा था एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, हायर कॉमन फैक्टर। तो हायर का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। जब बड़ी से बड़ी शब्द का प्रयोग हो जाए तो समझ लेना हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और यहीं पे हम बात करें किसकी, एलसीएम की। तो एलसीएम का क्या होता है भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम
या छोटी से छोटी। जब ऐसी कंडीशन बात दी हो तब हमें क्या करना है सवाल में, ये वाली कंडीशन, तो एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने देखा पहली संख्या क्या है भाई 70 को, दूसरी क्या है 125 को। जब हम शेषफल कितनी मिलती है 5 और 8, तो ध्यान रखना जब एलसीएम निकालते हो तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। पर यहाँ पे हमने क्या देखा, तो पूरा पूरा भाग तो तब जाएगा जब शेषफल नहीं बचेगी। तो जो शेषफल है पहले इसमें से घटा लेते हैं, 70 में से 5 और इसमें से 8, जब घटा लें तो ये बचेगा 65 और ये बचेगा कितना 117। अब हमें 165 यानी 65 व 117 क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहां से हम देखेंगे 65 से भाग देंगे भाई किस में 117 में, क्या बार जाएगा 1 टाइम्स, कितना बचेगा भाई घटा लो इसमें से 2 5, फिर किस में भाग दें 65 में, कितनी बार जाएगा भाई एक बार, घटा लो कितना बचेगा 13, 13 से 52 में देना कितनी बार जाएगा 4 बार। तो ये पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया अपना भाई 13 आ गया। क्या आ गया 13, तो ऐसी संख्या क्या है 13 है। तो जल्दी से देख लिए कौन सा आंसर होने वाला है ये, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से ऐसे अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे भाई, 3 6 9 12 15। अब इनका हमें क्या बताना है, योगफल। तो देखो योगफल ज्ञात करने का मैंने एक सूत्र बताया था, समांतर श्रेणी में कराया है, लिख देता हूं। तो एस एन इक्वल टू क्या होता था n/2 कोष्टक में a प्लस एल, जहां पे a क्या होता था प्रथम पद होता था, l क्या होता था अंतिम पद होता था, और n क्या होता था पदों की संख्या। तो देखो बेटा यहाँ पे हम बात करें तो कितने पदों का 5 पद हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5/2, पहला पद कितना है 3, अंतिम पद कितना है 15। जब इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 गुणा 18 कट जाएगा 9 बार, तो 9 पन्ना 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा फर्स्ट। तो इस तरीके से हमें इसे हल कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते बेटा, द्विघात समीकरण। ये कह रहा है बेटा द्विघात समीकरण हमको दे रखा है, यानी कितना क्या दिया 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न पर क्या विचार करना है भाई, विविक्त का 0 से कम है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, विविक्त कर 0 है, यानी कि सभी जो विकल्प है उसमें किससे रिलेटेड बात कर रहा है विविक्त कर। तो विविक्त कर क्या होता है भाई, विविक्त कर क्या होता है बताइए जल्दी से, d = b² - (4ac) होता है बेटा। तो यहाँ पे b - 4ac ये क्या, तो देखो द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है बेटा ax² + bx + c = 0 से हम तुलना कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2, b बराबर कितना रहने वाला है -4 और c बराबर क्या रहने वाला है 3। तो d निकाल लेंगे, b का वैल्यू कितना आ गया -4 का स्क्वायर 4, a का मान 2, c का मान कितना हो जाएगा 3। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूना 8 24, तो क्या आने वाला है -8। तो यानी कि यहाँ कहने वाले हैं डी की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है छोटी है, 0 से कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिए गए समीकरण के विभक्त कर 0 से कम है, बिल्कुल वैसा कम है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है मूल काल्पनिक है। जब डी का मान 0 से होता है तो क्या होता है मूल काल्पनिक या अवास्तविक होती है। क्या होते हैं अवास्तविक। और यहाँ पे ये कह रहा है कि समीकरण कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ अवास्तविक या काल्पनिक है, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। अब कह रहा है समीकरण का विभक्त कर 0 है, गलत, ये गलत हो जाएगा भाई, विभक्त कर 0 कहाँ है, डी का वैल्यू तो -8 आया बेटा, समीकरण के मूल वास्तविक है नहीं है, तो पहले इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरीके से इसको हल कर लें। अब बात करने वाले हैं AOBC
एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ए 0,3, ओ 0,3 और बी 5 - 0 है, इसका विकर्ण क्या होगा? तो देखिए बेटा एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे जो ओ दिया है इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं बेटा, और इसने यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया क्या 0,3, क्योंकि एक आयत में दो बिंदु एक जैसे नहीं हो सकते। तो देखिए ओ का निर्देशांक क्या होगा 0,0, तो इसके हिसाब से हम रेखा देखें तो भाई ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका ओ के बिंदु क्या हो जाए 0,0, और फिर क्या है भाई 0,3, यानी कि एक ही बात करें एक्स का मान 0 वाई का मान 3 है, तो एक्स का मान 0 किस अक्ष पर होता है वाई अक्ष पर, तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या बेटा 0,3 किसके ए के निर्देशांक, और बी के निर्देशांक दे रखे बेटा आपको क्या, तो देखो बी में क्या दिया 5,0, यानी एक्स का मान 5 और वाई का मान 0 है, तो वाई का मान 0 कहाँ पे होगा बेटा, तो वाई का मान 0 होगा एक्स अक्ष पर, तो यहाँ के निर्देशांक दिए बी के क्या 5,0। अब वो कह रहा है इसको लेकर बने आयत का विकर्ण क्या है इसका, तो देखो भाई आपका आयत इस तरीके से कुछ बनने वाला है, तो यहाँ के निर्देशांक तो इसको मान लीजिए क्या है ए बी सी, तो यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे बाई एक्स का मान 5 और वाई का मान 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी बेटा 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 3। अब इसका ये विकर्ण बताना है ओ सी, तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, हल करेंगे तो बेटा 25 + 9 इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा 34, तो आपका आंसर होने वाला है रूट 34। इसको हल कर लें, ठीक है ना। अब देखिए ये दे रखा है आपको, यह समीकरण एक्स स्क्वायर मान क्या दे रखा है समीकरण भैया आपको तो चलिए इसको यहीं पे कर लेते हैं, आपको समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स -5/4 इक्वल टू 0 दे रखा बेटा, और कह रहा है का एक मूल 1/2 है, तो ये क्या आएगा तो x का मान हो जाएगा मूल 1/2 रखने पर, जब रखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा 1/4 प्लस के इंटू 1/2 -5/4 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा k/2, ये प्लस के 1/4 ये माइनस के 1/4 है, तो एक 5 में से घटे तो क्या बचेगा 4, तो 4/4 का मतलब क्या हो गया 1 0, k/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो k बराबर कितना होने वाला है 2, यही k की वैल्यू है, तो k का मान क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कर दीजिए बेटा, जिससे थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बेटा आप भी थोड़ी हमारे लिए हेल्प करें, ठीक है। तो देखिए बेटा दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि एक त्रिभुज ये रहा बेटा ए बी सी, और एक त्रिभुज ये रहा बेटा पी क्यू आर, तो ये कह रहा है समरूप त्रिभुज की पहचान क्या होती है बेटा, इसके सभी संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी कि तीनों कोण बराबर होते हैं, तो पहला ऑप्शन सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का संगत भुजाएं, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है समान होता है, तो यहाँ पे देखें यदि इनके संगत कोण बराबर है भाई ये कंडीशन होगी, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है बिल्कुल होंगी जी। लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या दिया है उपरोक्त दोनों का मतलब जो ऊपर दोनों विकल्प दिए वो दोनों सही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होने वाला है उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, ये फर्स्ट और सेकंड आंसर नहीं होगा, फिर ये होगा क्योंकि इसमें दोनों वाक्य आ गए हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यका की माप है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है बेटा, क्या है समकोण त्रिभुज जहां कोण सी का मान 90 अंश है बेटा,
ठीक है, यहाँ पे 90 अंश है और ये कह रहा है AC का मान है 3 सेमी और BC का मान है बेटा 4 सेमी। तो हम AB निकालेंगे बेटा, तो AB बराबर क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 इक्वल टू 5। तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी अपनी, 5 सेमी हो जाएगी। अब वो कह रहा है भाई तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है, यानी यहां से इस तरीके से जाने वाली, तो ये मान लो कहाँ मिलती है भाई, P पर मिलती है। तो इस PC की माप पता करनी, किसकी माप पता करनी है, PC की। तो यहां से हम देखेंगे बेटा, तो PC बराबर यही हमारी क्या है, माध्यिका है, क्या है, माध्यिका, किससे, C से जाने वाली। तो माध्यिका PC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो जब ऐसी बात दी हो तो इस माध्यिका की वैल्यू निकालनी है, तो आपका सीधा हो जाएगा बेटा 3 + 4 सॉरी 3 × 4/5, यानी कि लंब और आधार होते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, जो लंब और आधार होते हैं तो उन दोनों का गुणनफल और कर से भाग कर दें तो उसके समकोण बिंदु से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात होती है। तो ये हो जाएगा बेटा 12/5, यानी कि 5 दूने 10, बची 2, पंचों को कितने बार जाने वाला, 5 दूने 10, पंचों का 20। तो यहां से इस तरह से माध्यिका हम निकाल सकते, तो ये लगभग आ रही है। चलिए इसे थोड़ा सा इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से हल करते हैं। चलो देखते हैं। देखिए बेटा, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो पहले एक बात समझ लो, जैसे कि कोई भी त्रिभुज दिया हो, प्रत्येक त्रिभुज की माध्यिका की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ABC एक त्रिभुज है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, A, B के सामने की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, B, और C के सामने की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, C। तो एक बात करें, जब हमारी पहली माध्यिका ये हो, अब ये माध्यिका है, तो देखिए भाई इसको हमने नाम दे दिया BCD, यानी कि BD की माप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका हमें सूत्र देखो ध्यान में रखना है, 1/2 रूट में। तो देखो ये B से जाने वाली माध्यिका कहाँ पर मिल रही है, AC भुजा पर मिल रही है। तो AC वाली जो भुजा है उस वाले भुजा को छोड़ देंगे, जो बाकी भुजा हैं उनके हम वर्गों के 2 गुने का योग कर देंगे, यानी 2A² और 2C² माइनस जिस पर यह माध्यिका मिलती है उसका वर्ग कर देंगे, इसे लेस कर देंगे। तो ये सूत्र हमें याद करना है। इसी प्रकार इसके लिए अगर हम यहाँ से क्या डालते हैं, यूं करके डालते हैं, तो डी ई मान लो इसे, तो यहाँ से हम ए ई की मान निकालते, किसका, ए ई का। तो क्या होता है 1/2 रूट में, तो ये इसमें मिले तो ए को छोड़ देंगे, बाकी 2 रहेंगी, यानी 2B² + 2C² माइनस A²। तो यानी माध्यिका जिस भुजा से गुजरती है उस भुजा के वर्ग को क्या कर दिया जाता है, घटाया जाता है। ऐसे यहाँ पे हम देखें बेटा, ये कह रहा समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, यहाँ पे C दे रखा है, यहाँ पे A दे रखा है, यहाँ पे B। इसकी माप है 3 सेंटीमीटर AC की और BC की है 4, देख लो। अब ये देख लिया बेटा, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हम इसमें क्या डाल देंगे बेटा, लंब डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, D। तो CD की लंबाई ज्ञात करनी है, तो देखो मैंने बताया अभी क्या हो जाएगा, CD बराबर 1/2, यानी कि जिससे ये माध्यिका गुजरी है उसको घटाया जाएगा उसका वर्ग। तो देखो 2, 3 का हो जाएगा वर्ग, +2, 4 का हो जाएगा वर्ग, माइनस जिससे ये माध्यिका गुजरी वो 5 है, तो 5 का वर्ग घटा दिया जाएगा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो ये क्या रह जाएगा, रूट में 3 का वर्ग 9 दूना 18, 4 का वर्ग 16 दूना 32, माइनस 5 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 25। 32 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इधर कर लेते हैं, CD =
1/2 रूट में क्या हल करके रहेगा 25, यानी कि 5/2। जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है, यहां से हमारा क्या आंसर होने वाला है 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को नोट कर लीजिए बेटा, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अब देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है। क्या कहा है उसने, तो देखिए बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 1। अब 1 दे रखा है तो पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन की घात 4 है बेटा, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, तो यहां से हम इसका कर लेते हैं वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक का वर्ग क्या हो जाएगा 1। अब यहां से हम बात करें बेटा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान क्या होगा 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1। एक से एक क्या हो जाएगी कट जाएगी, कैंसल आउट। तो यहां से हम बात करेंगे बेटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये आ गया, तो अब हमें इसका मान चाहिए था, ठीक है ना, किसका मान चाहिए था साइन की घात 4। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करें, तो देखिए साइन की घात 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, प्लस कॉज को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम सूत्र बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से हम -2 को इधर ही भेज दे 0 में, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू कितनी रह जाएगी 1। तो यहाँ पे बेटा हम इसे हल करेंगे तो इसका मान होता है 1 -2, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू में दिया तो इसकी वैल्यू 0। इसका भी आंसर कितने आने वाला है 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अब बात हम करने वाले हैं, तो देखो यहीं पे हल कर लेते हैं इसको। तो ये बात साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर क्या होना चाहिए, ए बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसको हम हल कर लेते हैं बेटा, क्या करेंगे, देखो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। अब यहां से हम वैल्यू करेंगे तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 साइन ए। तो देखो साइन से साइन और 2 से 2 कट गए, तो कॉस ए बराबर क्या बचेगा 1। कॉस में एक वैल्यू किसकी होती है भाई 0 की, तो कॉस 0, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आने वाला है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। रख के देख लो, यहाँ 0 कहें तो साइन 0, साइन 0 वैल्यू 0, और साइन 0 तो 0 का मान 0, 0 2 गुना 0, तो हमारा ए बराबर क्या होने वाला है 0 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको दे रखा है बेटा क्या, देखिए इसको हल कर लें, चलो इसको इधर हल कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा। देखो क्या दिया हमें, यहाँ से 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3/4 हो जाएगा। तो हमें ये जो वैल्यू दे रखी है, देखिए क्या दे रखा है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे बेटा, तो बचेगा 4 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा -1
ऐसे नीचे से कॉमन ले लेंगे, cos थीटा तो 1/4 sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस 1। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई फिर हमारा, तो देखिए इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो देखिए आ गया, तो यहाँ पे बचेगा भाई 4 साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/4 tan थीटा प्लस 1। अब देखो tan थीटा वैल्यू क्या रखते हैं 3/4, जब 3/4 यहाँ पे रखेंगे देखो तो 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 गुणा 3/4 माइनस 1, ये हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, नीचे प्लस है बेटा, तो 3 में से एक गए तो क्या बचेगा बेटा, 3 में से एक गई तो ऊपर क्या हो जाएगा 2, और 3 एक नीचे क्या हो जाएगा 4, तो हल करें तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 1/2, देखिए कहाँ है बेटा, ये रहा, सॉरी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए sec a प्लस tan a किसकी वैल्यू पूछा है बेटा आपको, तो देखिए, तो यहाँ पे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको दे रखा है बेटा sec a प्लस tan a कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, यही तो दे रखा है आपको। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, sec a की जगह क्या हो जाएगा 1/cos a प्लस tan की जगह क्या हो जाएगा साइन ए बट्टे cos a, ये रहेगा 1 माइनस साइन ए। तो देखो बेटा हर बराबर है इसके, इसे लिख लेंगे cos a ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो देखो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो हो जाएगा आपका बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉज ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए, और कॉस से एक कॉस कट जाएगी तो क्या रह जाएगा कॉस ए। तो आपका आंसर क्या होने वाला है बेटा, देख लो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हल करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा यह त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो देखो ये त्रिज्या हमारी क्या है आर है, बालेग वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण ये बेटा हमारा थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो एक बात बता दो बेटा, जैसे कि मान लो ये कोई वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है ओ, और ये इसकी क्या है रेडियस, और एक रेडियस ये है, तो इससे ये भाग जो पूरा बन जाता है ये होता है हमारा क्या त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड में यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कोण बनता है क्या थीटा। तब इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, किसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है बेटा a बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो यहाँ पे देखो इसने संख्या खामखा दे दी है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा इसके हिसाब से क्या होने वाला है इसमें, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, तो हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। और आर की वैल्यू ये रख के हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और थीटा की वैल्यू, तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, तो देखिए बेटा एक सुराही क्या होती है, तो सुराही बनाने के लिए बेटा नीचे से गोलाकृति होती है और ऊपर से इस तरीके से होती है, ये बनती है आपकी सुराही, और इसमें भरा होता है क्या जल, क्या भरा होता है इसमें जल भरा होता है। तो ये बेटा क्या आपका गोला हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा बेलन। और तो यानी कि जो हमारे सुराही और गोला है मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं एक सुराही का निर्माण, तो गोला और बेलन मिलकर किसका कर रहे हैं सुराही का निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पर चलते बेटा, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक विषम संख्या बेटा आपकी होती कौन सी है, तो मैं बात कर लेता हूं। देखिए बेटा तो ये होंगी कौन कौन सी, तो देखिए
1 से 10, तो पहले आपकी विषम संख्या 1 से 10 तक की, तो 1, 3, 5, 7 और 9, और इनका क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो एक बात बता दूं, जितनी हमारी संख्या होंगी विषम संख्या, तो देखो n विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो n स्क्वायर, तो हमारी ये कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 इसका मतलब कितना हो जाएगा योग 25। और हम बात करें n विषम संख्याओं का माध्य, तो ये होता है बेटा n, यानी कितनी संख्या हमारी 5, तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर इसका 5, ठीक है ना। और वैसे भी हम देखा पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, तो योग कितना है 25, और संख्या कितनी है 5, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, देखिए बेटा, आंकड़े दिए गए हैं 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी। तो देखो पहले जो हमें आंकड़े दिए उन्हें आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम हमें ऑलरेडी दे रखा है, इसमें आरोही क्रम कितना है भाई, 13, 15, 16, 17, 19 और 20। तो देखिए भाई यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या n बराबर है 6, जो हमारी क्या है सम। जब संख्या n की वैल्यू सम होती है तो माध्यिका का सूत्र आपने पढ़ा ही होगा बेटा, माध्यिका बराबर क्या होता है 1/2 6/2 वापत प्लस 6/2 प्लस 1 वापत। तो इस सूत्र को हम लगा देंगे बेटा, तो देखिए 1/2, तो 6/2 मतलब क्या 3, 3 वापत क्या है भाई 1 2 3, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 वापत क्या है 1 2 3 4, यानी कि 17। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 17 33 बट्टे कितना आ जाएगा 2। आंसर देख लो बेटा कौन सा हो जाएगा अपना, थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27, माध्य 27 दे रखा है, तो इसको हम किससे दर्शाते हैं एक्स बार। बहुलक को किससे दर्शाते हैं हम, एम ओ। क्या पूछिए उसने, माध्यिका पूछी है, क्या पूछी है, एम ई मीडियन पूछा है। तो इन तीनों में हमने एक संबंध सूत्र पढ़ा था बेटा, क्या 3 एम ई यानी माध्यिका बराबर क्या होता था भाई 2 एक्स बार प्लस एम ओ, यानी कि 3 एम ई की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, माध्यिका होगी। तो देखिए 2 एक्स का मान कितना दे रखा है 27, देखो ये रहा कितना है ये 27 दिख रहा होगा, तो यहाँ पर रख देंगे 27 प्लस एम ओ का मान 45, यानी कि 3 MO इक्वल टू 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, और 54 को हम इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 54 को इसके साथ जोड़ें तो 99। तो एम इक्वल टू कितना आने वाला है, 3 से डिवाइड कर दें 33, यही आपका आंसर है बेटा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने कितने दोस्तों को शेयर कर दिया है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो बेटा जब हम पासे को फेंकते हैं, किसको, पासे को, तो पासे पर 6 सतह होती है, 6 सतहों पर उनका क्रमांक डला होता है, यानी कि 1 से 6 तक। तो इसकी जो हमारी n ऐसे हैं कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक। अब वो कह रहा है 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी होती है बेटा, वो होती है 1। तो यानी विषम संख्याओं की संख्या 3 से छोटी कितनी होगी 1, तो एन ई बराबर क्या आ जाएगा 1। तब प्रायिकता पीई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एन ई बट्टे एन एस। तो आंसर क्या होने वाला है 1/6, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा जाएगा फर्स्ट,
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बेटा। तो देखो यहां तक हमारा 20 विकल्पों को हमने हल कर लिया है, ठीक है ना। अब इससे आगे जो वाला पोर्शन है वो आपको लिखित करना है, अपने उत्तर पुस्तिका में पूरी सही तरीके से लिखना है और हल करना है, ठीक है। तो इससे जो आगे वाला पोर्शन है, जैसे कि मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन दे रखे, देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, खंड व यहाँ से सभी खंड कीजिए हल, तो इसमें क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है ना। तो उनको हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। ये अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए इसी पार्ट्स के, तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में हल कराने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। तो हम कमेंट करके बताएं कितनी जल्दी आपको इसकी भी वीडियो चाहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली इसकी जो अगला पार्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।